गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? बेटा, पिछले वीडियो में जो है हमने व्यवस्थापिका के कार्य एवं भूमिका के बारे में जाना था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि हम जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे कि दो सदनों की व्यवस्था क्यों की गई है या राज्यसभा की क्या भूमिका है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों हमारे यहाँ दो सदनों या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं। पहला, अविचारपूर्ण कानूनों पर पुनर्विचार। हम आपको पता है कि हमारे यहाँ दो सदन है। कोई भी कानून जो है किसी सदन में रखा जाता है और वहां से पास हो जाने पर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का ये लाभ है कि यदि लोकसभा में किसी कानून को पास कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा जो है जल्दबाजी में हुए कानूनों के निर्माण में या कोई त्रुटियां है उसे सुधारने का काम करती है। ठीक है, प्रायः देखने में आता है कि प्रथम सदन में ऐसे क्रांतिकारी, भावुक और अव्यवहारिक और प्रगतिशील विचारधारा वाले नव युवक सदस्यों का बाहुल्य रहता है। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले सदस्यों में बहुत सारे युवा वर्ग के ऐसे व्यक्तियों का चुनाव हो जाता है जो है बहुत उतावले होते हैं। और उतावलेपन के कारण क्या होते हैं कि किसी कानून के निर्माण में जो है वो जल्दबाजी करते हैं और जन विरोधी कानूनों का निर्माण कर लेते हैं। तब इन्हीं भूलों को सुधारने का काम, उन पर पुनर्विचार करने का काम जो है दूसरे सदन में किया जाता है। और इसको और अधिक बलवती बोलते हुए या बलवती बनाते हुए इस बात को जो है श्री बंसली साहब ने लिखा है, दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें अधिक अच्छा देखती है। ठीक है, यदि दो आंखें है, मैं जो चीजें देख रहा हूँ, मेरे से जो गलती छूट जा रही है, शायद कोई जब दूसरा देखेगा तो उसमें और कोई गलती जरूर नजर आएगी। विशेषकर जब हम कोई काम करते हैं और हमने किसी चीज को बनाया है तो उसमें हमें जो है अपनी गलती नहीं दिखती है, लेकिन जब उसी चीज को कोई दूसरा व्यक्ति देखता है तो उसमें जो कमियां हैं या गलती है वो उसे आसानी से बता देता है। इसलिए ब्लंसली जी ने कहा है कि दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें अच्छा देखती है, विशेषतः जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाना आवश्यक हो। और यदि कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया जा रहा है जो किसी एक के लिए ना हो बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए हो, तो ये जरूरी है कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसलिए लेकी ने भी कहा है, नियंत्रण करने, संशोधन करने और बाधा डालने में जो कार्य द्वितीय सदन करता है उससे उसकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध होती है। ठीक है, कि कैसे कोई भी कानून के निर्माण में जो है राज्यसभा अपनी प्रति व्यक्ति जो है देता है, अपने विचार रखता है। ठीक है, प्रथम सदन के कार्यभार में कमी। दूसरा पक्ष क्या है कि यदि केवल एक ही सदन होगा तो उसका कार्य बढ़ जाएगा, लेकिन राज्यसभा के होने से क्या होता है कि लोकसभा के कार्यों में जो भार होता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार लोकसभा को और अधिक अवसर प्राप्त होता है कि वे देश के कानून निर्माण में कुछ ऐसे नए कानूनों को लाए, ऐसी नीतियां लाए जिससे लोगों का अधिकतम क्या हो सके, लाभ हो सके। आधुनिक प्रगतिशील देश में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका अपने पूर्ण दायित्व का निर्वाह करने में असमर्थ रहती है। अतः प्रथम सदन के कार्यभार को कम करने और उसके उत्तरदायित्व निर्वाह में उसकी सहायता करने के लिए द्वितीय सदन का होना अति आवश्यक है। ऐसे देश जहां पर केवल एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, वहां उसके कार्यभार में अधिकता के कारण वह जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाती है। अतः दो सदनों का होना आवश्यक है, जिससे एक तो उसके भार में कमी आती है और दूसरा वो फ्री होता है, जिसकी वजह से जो है वो अच्छे विचारों के साथ काम करता है और ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जो लोक कल्याणकारी हो। तीसरा, प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। जिन राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है उसके निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि उसका एकाधिकार होता है, किसी भी निर्णय में उस पर रोकने या टोकने वाला नहीं होता है। तब ऐसी स्थिति में द्वितीय सदन की जो भूमिका है वो काफी बढ़ जाती है और महत्व भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय सदन ही जो है उसकी स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है। ब्राइस ने लिखा है, दो सदनों की आवश्यकता इस विश्वास पर आधारित है कि एक परिषद में स्वाभाविक प्रवृत्ति घृणापूर्ण, अत्याचारी तथा भ्रष्ट बन जाने की होती है, जिसे रोकने के लिए समान सत्ताधारी दूसरा परिषद का अस्तित्व आवश्यक है। कि भाई जब कोई एक दल जो है बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाता है तो वह अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता है और वो सोचता है कि हमारा जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। तब ऐसी स्थिति में जो दूसरी समान परिषद है वो उस निर्णय को या उसकी सोच को बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में सदन एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका की कठपुतली होने से बच जाती है और उसे कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। गर्टिल के शब्दों में दोनों सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता देते हैं और अंत में इससे दोनों विभागों के उत्कृष्ट हितों और लोकहित की अभिवृद्धि होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अब उसमें किसी दल की सरकार है तो कुछ विरोधी दल के सदस्य भी होते हैं, वे हमेशा कार्यपालिका के कार्यों में रुकावट या बाधा डालने का प्रयास करते हैं। इसीलिए क्या करती है कि कार्यपालिका जो भी निर्णय या कानून बनाती है उसे इतना अच्छा बनाने का प्रयास करती है कि उसमें कोई कमियां ना हो। लेकिन यदि एक सदन होगा और कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा तो अपने हिसाब से मनमाना जो भी समझ में आएगा काम टालने के लिए बना सकता है। इससे विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। संघात्मक राज्यों के लिए विशेष उपयोगी। संघात्मक शासन में द्वितीय सदन विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है क्योंकि व्यवस्थापिका का प्रथम सदन नागरिकों का और द्वितीय सदन संघ राज्यों की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऐसे देश जहां पर जो है संघात्मक शासन को अपनाया गया है, अर्थात केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है। केंद्रीय कार्यपालिका जो है अपना काम करती है और दूसरा जो सदन है वह बाकी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग राज्यों से जो है चुने जाते हैं। इस प्रकार केंद्र में जो है राज्यसभा जो है अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करती है। अनेक संघात्मक राज्यों के द्वितीय सदन में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस प्रकार द्वितीय सदन के माध्यम से छोटे छोटे राज्य समानता के आधार पर अपनी हितों की रक्षा को संतुष्ट रह सकते हैं और राज्य में एकता भी बनी रह सकती है। ठीक है, योग्य व्यक्तियों की सेवाओं की प्राप्ति। प्रायः योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति दलबंदी होने के कारण जो है चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देश को योग्यतम, अनुभवी और विद्वान लोगों का जो है ज्ञान या सहयोग या उनके अनुभव की प्राप्ति नहीं हो पाती है। राज्यसभा में ऐसे ही ख्याति प्राप्त और अपने किसी विषय में माहिर व्यक्तियों को जो है राज्यसभा सदस्यों के रूप में चुना जाता है, जिससे देश को जो है अनुभवी व्यक्तियों का साथ मिल जाता है। विशिष्ट हितों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व। प्रत्येक राज्य में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए उनमें संतुलन बनाकर रखना आवश्यक होता है। शक्तिशाली राजनीतिक दलों के संबंध में निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों को तो प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, परंतु उच्च एवं कुलीन वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं, जबकि लोकतंत्र का आदर्श सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। अतः व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में ऐसे विशिष्ट वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखकर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि सभी वर्गों को जो है उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है व्यवस्थाएं की गई है, परंतु क्या होता है कि कई बार जो है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, विशेषकर कोई विशेष कुल या वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है क्या किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को जो है प्रतिनिधित्व के देने के लिए जो है मनोनीत कर लिया जाता है। जनहित का संरक्षण। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में दोनों सदन एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। द्वितीय सदन का अस्तित्व ही प्रथम सदन के उन स्वार्थी, महत्वाकांक्षी, स्वेच्छाचारी एवं अहंकारी सदस्यों को जो निर्वाचित हो जाने के पश्चात जनहित के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जनहित में ही कानून निर्माण के लिए सचेत और प्रेरित करता है। इस प्रकार जनहित के लिए भी दो सदनों का होना आवश्यक है। 9वां, प्रथम सदन का सहयोगी। व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन प्रथम सदन का सहयोगी होता है। हेनरी मैन के शब्दों में किसी भी द्वितीय सदन की उपस्थिति उसकी अनुपस्थिति से अधिक अच्छी है। यदि हम कहें कि कोई देश में केवल एक सदन हो, है ना, तो उससे अच्छा ये है कि दोनों सदनों की उपस्थिति जरूरी है। द्वितीय सदन प्रथम सदन का विरोधी नहीं, वरन उसकी सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त विचारक संस्था है। ये सोचना गलत है कि द्वितीय सदन जो है क्या है, उसका दुश्मन है या विरोधी है, ये नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए वो क्या है, एक दूसरा सहयोगी संस्था है। 10वां, जनमत जानने का अच्छा साधन। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में जब कोई विधेयक प्रथम सदन में पारित होकर विचारार्थ हेतु द्वितीय सदन में भेजा जाता है तो उस पर अपना मत प्रकट करने का अवसर जनता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि द्वितीय सदन में उस विधेयक पर विचार करने में कुछ समय अवश्य लग जाता है।
फाइनर के शब्दों में यदि दोनों सदन एक दूसरे से सहमत है तो कानूनों की न्यायपूर्णता एवं विवेकशीलता पर हमारा विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। यदि वे असहमत हैं तो लोगों को उस पर पुनर्विचार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए लोकसभा से पास होने के बाद कोई विधेयक राज्यसभा में जाता है तो उस पर कुछ काफी टाइम जो है लगता है, क्योंकि जनता को भी उस पर अपने निर्णय देने का अधिकार रहता है। जनता अपने विभिन्न तरीकों के माध्यम से विचार प्रेषित करती है। अतः राज्यसभा की उपयोगिता क्यों आवश्यक है, इस पॉइंट के माध्यम से हमको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।